पश्चिम बंगाल चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे तो साफ पता चल गया कि बंगाल की जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी फौज बंगाल के अंदर उतार दी थी। जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, खुद गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने इतने बड़े बड़े स्तर पर रैली की, जनसभा की और इतने बड़े बड़े दावे किए, सभी दावे हवा हवाई हो गए और बंगाल की जनता ने तो पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया। उसके बाद अगर बात की जाए तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तो इतने बड़े बड़े दावे किए थे जिसे देखकर हर कोई हैरान है और आज टीएमसी नेता तो खास तौर पर इन नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय जितनी सीटें बीजेपी की नहीं आई थी उससे ज़्यादा सीटें बंगाल चुनाव में आएगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो इन्हीं नेताओं ने चुप्पी साध ली। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि बीजेपी नेता अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अब तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही बीजेपी नेता अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन सच अब देश के सामने आ चुका है, क्योंकि बंगाल चुनाव पर पूरे देश की निगाहें थी और जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव से पहले ही तमाम तरह से बातें करनी शुरू कर दी थी और न सिर्फ ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था, बल्कि ममता बनर्जी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी की थी। इससे साफ पता चल रहा था कि बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम हो गया है और इसी बंगाल चुनाव के लिए मोदी सरकार ने देश को आग में झोंक दिया। जी हां, अगर बात की जाए तो एक तरफ तो बीजेपी जो है वो पूरी तरह से बंगाल चुनाव में बिजी रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल में रैलियां करते रहे, इधर देश की स्थिति लगातार खराब होती रही। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण इस तरह से पैर पसारता रहा और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेगी। लेकिन अब जो नतीजे सामने आए उससे तो पूरी तरह से साफ पता चल गया कि किस तरह से जनता ने ना सिर्फ नकार दिया बल्कि ये भी बताया कि वो बीजेपी को बंगाल में नहीं रहने देगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मोदी सरकार ने देश की जनता को जो अंधकार में धकेल दिया है, इसके बाद से सरकार भी खुद खामोश बैठ गई है। वहीं अगर बात करें तो वे गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने कहा था जो बंगाल आज सोच रहा है भारत कल सोचेगा। नई पीढ़ी के महाराष्ट्रियन पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। राज्य के राजनीतिक और सामाजिक समूहों में चर्चा थी कि उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है। बीजेपी के लिए जीत का मतलब होगा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन खतरे में है। बीते 18 महीनों से बीजेपी और खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि विपक्ष ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन ठाकरे और महाविकास आघाड़ी हमेशा भाग्यशाली साबित हुई। कोविड हालात के चलते केंद्र पर सवाल उठने के बाद भी कई लोगों को लगा कि दूसरी लहर एमवीए सरकार को प्रभावित कर सकती है। एमवीए में कांग्रेस, सनाकपा और शिवसेना शामिल हैं। लेकिन इस दौरान दो चीजें हुई। पहला कि बंगाल ने निर्णायक तौर पर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री के लिए ममता बनर्जी को चुना। साथ ही महाराष्ट्र में कोविड मामलों में गिरावट भी हुई। ऐसे में बीजेपी के विरोधियों ने राहत की सांस ली और इस बात ने उनकी उस उम्मीद को जिंदा कर दिया कि लाल बाल पाल यानी पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। फिलहाल तीनों राज्यों को वही दिग्गज क्षेत्रीय नेता चला रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को हराया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महाराष्ट्र के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे ने बंगाल के जनादेश का स्वागत करने और ममता बनर्जी को बधाई देने में देर नहीं की। इसके साथ ही भविष्य में भी उनकी मदद का वायदा किया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत से देश भर में विपक्षी नेताओं के संगठित होने की एक संभावना पैदा हो गई है, जिसमें शायद शरद पवार इन अलग अलग ताकतों को एक साथ लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कभी एक दूसरे से एकदम विरोधी रहे कांग्रेस और शिवसेना के साथ आने को देखते हुए असंभव सा नहीं लगता। तब से ही उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की सांप्रदायिक बयानबाजी को कम कर दिया। साथ ही राजनीति के साथ धर्म को मिलाने पर महाराष्ट्र विधानसभा में माफी भी मांगी। इसके अलावा कांग्रेस और शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर को बदलने को लेकर एकमत हो गए थे।
इस मुद्दे पर जारी विचार को टालने का फैसला भी किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी सरकार और गठबंधन में कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर से मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है और बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जो जीत हुई उससे ये साफ पता चलता है कि अब विपक्ष एक बार फिर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिला कि इन कार्यकाल के दौरान में यानी कि जब से साल 2014 से 2021 की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार ने अपने इन कार्यकाल में कोई भी बड़ा काम नहीं किया। देश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ती चली गई, किसान परेशान रहे, महंगाई बढ़ती चली गई और अन्य चीज़ों के दाम बढ़ते चले गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने जिस तरह से सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ये सारी चीज़ें लोगों को घर कर गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब देश की जनता पूरी तरह से मोदी सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से एक तो सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिया, उसके बाद लोगों का रोजगार छीनने का काम मोदी सरकार ने जो किया, इससे ना सिर्फ युवा नाराज़ हैं बल्कि देश के वो युवा भी आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जो बेरोजगार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी देखिए कि सरकार आंकड़े छुपाने में बहुत बड़ी माहिर है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो सरकार पहले से ही आंकड़े छुपाने की कोशिशें करती आई है, चाहे बेरोजगारी के आंकड़े हों, महंगाई के आंकड़े हों, किसानों के मुद्दे हों और अब महामारी के आंकड़े भी सरकार छुपा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार आत्मनिर्भर भारत का रोना रोती रहती थी, वही आत्मनिर्भर भारत आज पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत आज पूरी तरह से ढह चुका है और अब सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार ने आखिरकार ऐसी योजना लागू ही क्यों की जिससे देश के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं लागू की जिसका आम जनता को फ़ायदा नहीं हुआ और इसका जो फ़ायदा है वो बड़े स्तर पर बड़े कॉरपोरेट घरानों को हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से सरकार ने बड़े स्तर पर जो देश की संपत्ति थी इसको निजी हाथों में सौंप दिया, उससे पता चलता है कि सरकार ना सिर्फ बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है बल्कि मोदी सरकार जब से आई है तब से हमारे देश की जीडीपी और ज़्यादा गड्ढे में जाती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें किसी से छुपी नहीं हैं, आंकड़े किसी से छुपी नहीं है और ये पता चलता है कि मोदी सरकार के रहते हुए देश की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है और इस तरह से आने वाले समय में भी स्थितियां और ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि सरकार इस वक्त चुपचाप बैठी है और सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। लेकिन अब देखना होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या जनता बड़ा फैसला करते हुए सरकार बदलने की कोशिश करेगी। हालांकि अगर बात की जाए तो बंगाल चुनाव से साफ ही हो गया और इसके बाद ही यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों ने भी साफ कर दिया कि अब देश की जनता इसके साथ ही साथ वो बड़ा कदम उठा रही है और बदलाव करने की मूड में है और अब की बार जनता बहुत बड़ा बदलाव करना चाहती है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।